बात यह है कि साहित्य या कविता लिखत पढ़त कोई एक इकाई नहीं है जिसे हम इतनी आसानी से समझ लें कि हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं। तो लोकप्रिय हो जाने की कवि की जो ये मंशा है, यह कविता के लिए, पहले तो कवि के लिए, बाद में हिंदी कविता के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय इतिहास में संभवतः यह पहली पीढ़ी है मॉब लिंचिंग शब्द जिसकी सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा होगा। यह कहना शायद अधिकथन नहीं होगा कि आज की हिंदी कविता जितने और जैसे संकटों के बीच है, वैसा और उतना संकट कम से कम आज़ाद भारत में हिंदी कविता के सामने कभी न थे। 2018 में मैं साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में चंडीगढ़ में कविताएं पढ़कर आया और उसके आधे घंटे के बाद मुझे और साहित्य अकादमी के कोऑर्डिनेटर को नोटिस मिला। 21वीं सदी की अब तक की कविता का बड़ा हिस्सा सत्ता स्वर से स्वर मिला चुकी है, किंतु अब भी कुछ बचे हुए हैं। सभी को जोहार। एक तो बात यह कि मुझे लगभग 10 साल हुए हिंदी कार्यक्रमों में आते जाते। मुझे ये सोचकर और देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे समृद्ध सभागार इसके पहले मैंने नहीं पाया था। इसके लिए मैं सत्यानंद जी का, राजकमल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सत्यानंद जी, आप जब शुरू किए थे बातचीत को, तो आपने शुरू में जो बात कही कि हम लिखत पढ़त में या कविता या साहित्य में आगे नहीं जाकर पीछे जा रहे हैं। बात यह है कि साहित्य या कविता लिखत पढ़त कोई एक इकाई नहीं है जिसे हम इतनी आसानी से समझ लें कि हम आगे गए हैं कि पीछे गए हैं। आप और 21वीं सदी की कविता या 21वीं सदी का लेखन की विविधता, विषयों की विविधता, उसके चयन को लेकर उस संदर्भ में भी मैं ये बात कह रहा हूँ, वह भी एक कोई इकाई नहीं है। आप यूँ समझिए कि एक कांच की दीवार है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे समूह एक साथ उसमें प्रवेश करते हैं। उसके भीतर इतना कोहरा है, इतना धुंध है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस संदर्भ में 21वीं सदी की कविता बात करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अभी हम उसमें शामिल हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं और आसपास हमें जो कुछ भी दिख रहा है वह वास्तविक है या अवास्तविक है, इसका निर्धारण भी नहीं हुआ है। जो सच है वह कहीं पीछे है, जो दिख रहा है वह हमारा सच है या नहीं है, इसका निर्धारण नहीं हुआ है। तो इतनी धुंधले परिदृश्य पर मैं कुछ कहूँ और मैं खुद भटक जाऊँ, उस कांच की दीवार के भीतर मैं खुद भटक जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैंने जो कुछ लिखा था आपके लिए मैं उसको पढ़ूँ। एक बात तो ये कि यह एक तरह से स्पीच है जिसे मैंने गूगल वॉइस टाइपिंग के सहारे से टाइप कर लिया था, तो एक ही स्पीच में 2 बात पढ़ूंगा। 21वीं सदी की हिंदी कविता मूलतः बहुवचन संज्ञा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि कविता में इतने भिन्न भिन्न सामाजिक समूह की अभिव्यक्तियां प्रकाशित हुईं। जितने जातीय, वर्गीय और लैंगिक समुदाय इस समय कविता में सक्रिय हैं, उतने कभी भी नहीं रहे। भक्ति काल में ये भिन्नता जरूर दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत सीमित है, और हम जिसे 21वीं सदी की बात कह रहे हैं वो मैं विमर्श संदर्भ में कह रहा हूँ। तो जो भक्ति काल में जो विविधता दिखाई दे रही है, अलग अलग समूहों, अलग अलग जाति और सामाजिक समूहों से जो भिन्नता दिखाई दे रही है, वो अलग ढंग की। हम उसे चिंतन की कविता या चिंतन की विविधता कह सकते हैं, लेकिन मैं विमर्श की कविता पर केंद्रित होना चाहता हूँ और इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो अभी दलित आंदोलन, स्त्री आंदोलन और आदिवासी विमर्श ने समकालीन कविता ही नहीं बल्कि समूचे हिंदी साहित्य को बदल कर रखा। धीरे धीरे ही सही इन विमर्शों से छन कर निकले मूल्य कविता के केंद्र में आए।
इस अर्थ में 21वीं सदी की कविता का मूल्य निर्धारण विमर्श साहित्य करता है। दलित आंदोलन के प्रभाव से हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की उपस्थिति 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में होती है। दलित विमर्श अब तक के हिंदी साहित्य को लगभग पूरी तरह ब्राह्मणवादी मूल्यों पर निर्मित और उसके द्वारा पोषित साहित्य बताकर खारिज करता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध उठे इस साहित्य के आंदोलन ने हिंदी साहित्य की दुनिया को न सिर्फ बेहतर किया, बल्कि कविता के भीतर से मनुष्य होने की आवश्यक शर्तों की याद भी दिलाई। दलित साहित्य समकालीन साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कहूँ तो यह कोई अतिरिक्त बात नहीं होगी। समकालीन साहित्य ने स्त्री विमर्श के माध्यम से समूचे हिंदी साहित्य में असमानता और शोषण तंत्र की तरफ फैली पितृसत्ता को चुनौती दी। यह चुनौती सिर्फ रचनात्मक लेखन तक ही सीमित नहीं रही। इसी आंदोलन ने हिंदी को हिंदी का आधा इतिहास दिया। लैंगिक असमानता और इससे उपजी विसंगतियों को केंद्र में रखकर रचे साहित्य की जो परंपरा शुरू हुई वह अभी तक जारी है, लेकिन इसके भीतर 21वीं सदी की स्त्री कविता अब अपने आंतरिक अंतर्विरोधों की ओर बढ़ रही है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्त्री विमर्श के भीतर या स्त्री कविता के भीतर से जो अंतर्विरोध निकल कर आ रहे हैं, अभी तक हमने स्त्री कविता जब हम कहते रहे हैं तो एक पूरे स्त्री समाज को एक इकाई के रूप में देखा और उसके भीतर जो बंटवारे हैं हमने उसको इग्नोर किया। तो दलित स्त्री के लिए काम करने वाले संगठनों के अगर मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उसमें 2 शब्द बहुत ही ताकत के साथ आपको दिखाई देगा। एक तो इग्नोरेंस है, दूसरा अवसर है। तो ज़्यादातर संगठनों के मैनिफेस्टो में मैंने पिछले दिनों इस पे काम किया तो मैंने देखा कि इग्नोरेंस और अवसर के सवाल को संबोधित करता हुआ दलित स्त्री विमर्श अभी हाल में आया है, और या कहें ठीक से आया भी नहीं है। तो स्त्री विमर्श या स्त्री कविता के भीतर से ये अंतर्विरोध उठ रहा है और मुझे लगता है कि अभी हिंदी कविता में या हिंदी स्त्री कविता में सबसे ताज़ा विमर्श होने जा रहा है। ये अभी इस पर बहुत सारी हम किताबें पाएंगे नहीं, मुश्किल से 2-3 किताबें हैं, संजीव चंदन जी ने संपादित की है और कुछ एक और किताबें। तो स्त्री कविता के भीतर से भी एक दूसरी धारा निकल कर आने वाली है और ये हमारी 21वीं सदी की अभी आने वाली धारा होगी। तो दलित और स्त्री विमर्श के लगभग साथ ही हिंदी में आदिवासी कविता की उपस्थिति होती है। ध्यान रखना होगा कि 21वीं सदी की कविता में सबसे दूर की यात्रा करके आने वाली कविता आदिवासी कविता ही है। आदिवासी कविता ने मतलब दलित या स्त्री विमर्श के, मैं विमर्श नहीं कह रहा हूँ, चिंतन, उसके संदर्भ के चिंतन में जो पुरानी कविता है या आधुनिक कविता है, भक्ति काल में भी कुछ कुछ दिखाई दे जाता है। दलित संदर्भों की कुछ आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं, स्त्री संदर्भों की, लेकिन आदिवासी संदर्भ की कोई भी कविता या कोई भी स्वर हमें पीछे दिखाई नहीं देता है। इस अर्थ में आदिवासी कविता को 21वीं सदी में आने वाली धारा माना जा सकता है और इसके लिए हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं थी। आदिवासी कविता के लिए कोई जगह नहीं थी। सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है 21वीं सदी की कविता में, सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है जगह बनाने के लिए आदिवासी कविता ने। अब अगला हिस्सा मेरा प्रकाशन के बारे में। 21वीं सदी प्रकाशन माध्यमों के संदर्भ में अपूर्व घटनाओं की सदी है। 20वीं सदी के अंत तक हिंदी कविता ने प्रकाशन का मुख्य माध्यम प्रिंट रहा है। ज़्यादातर पत्रिकाएं ही कविता प्रकाशन का काम कर रही थीं। एक तरह से नए कवियों के प्रकाशित होने और उन्हें लगातार प्रकाशित होकर कवि की पहचान पाने के बीच पत्रिका जैसी संस्था काम कर रही थी। स्थिति यह थी कि पत्रिकाओं के संपादक कवि बनाते और हटाते थे। सोशल मीडिया के वर्तमान होने के साथ ही प्रकाशन की ये मोनोपोली लगभग टूट सी गई। अब लिखने वालों के पास ब्लॉग और फेसबुक जैसा मुक्त माध्यम है। अब एक कवि और पाठक के बीच ऐसी कोई संस्था काम नहीं कर रही है
जो कविता के लिए प्रकाशन संबंधी रुकावट पैदा करे। इसका प्रभाव ही है कि 21वीं सदी के इस चौथाई में ही हिंदी कविता इतनी विविध स्वरों और पाठक समूहों से समृद्ध हुई है कि यह आश्चर्यजनक लगता है। भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्तरों पर इतने दूर के इलाकों से कविताएं आई हैं जिसकी संपन्नता पर मुग्ध हुआ जा सकता है। हाँ, यह भी ठीक है कि प्रकाशन के इस तरह जन सुलभ हो जाने से लिखने वालों की एक भीड़ सी आ गई। इनमें से हर कोई कवि नहीं था। कुछ कवि थे, कुछ कवि होने की इच्छा रखते थे और कुछ कवि होने के अतिरिक्त लाभों का लालच रखते थे। सब प्रकाशित हुए, सबको पाठक मिले, बहुत कुछ कूड़ा भी इकट्ठा हुआ, किंतु इसके बिना पर हम सोशल मीडिया के उस महत्व को कम नहीं आंक सकते जो हिंदी कविता के परिवेश को विस्तृत करने में घटित हुआ। सोशल मीडिया ने हिंदी कविता की दुनिया में इतनी उम्र पूरी कर ली है कि अब हम उसे दो हिस्से में करके देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे सोशल मीडिया का फेसबुक समय और सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम समय कह सकते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बंटवारा कर रहा हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम के हिंदी कविता के पाठकों में काफ़ी अंतर है। अब यह भी सच है कि फेसबुक हिंदी कविता को जो कुछ दे सकता था वो दे चुका है। 21वीं सदी का यह तीसरा दशक इंस्टाग्राम की ओर जा चुका है और इंस्टाग्राम पर कविता मात्र एक कंटेंट है। लघुतम की नीति के साथ संचालित होने वाला ये माध्यम कविता पढ़ने के लिए वैसा अवसर नहीं देता जैसा फेसबुक पर मिलता रहा है। इंस्टाग्राम पर कविता पोस्टर के रूप में सामने आई और देखते ही देखते रील्स में बदल गई, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। जैसे अन्य विषयों के रील्स है वैसे कविता भी है। ऐसी स्थिति में इंस्टाग्राम पर कविता पढ़ने वाले समूह को कविता का पाठक कहना भी संभव नहीं हो सकता। वह मूलतः रील्स का उपभोक्ता है। 21वीं सदी के 24 घंटे और 20वीं सदी के 24 घंटे में अंतर है। इस सदी के 24 घंटे में अपेक्षाकृत 100 घंटे या उससे अधिक के परिवर्तन और गतियों को घटित होते देखा जा सकता है। हमारी सदी का काल गति अपेक्षाकृत तेज है। सिनेमा से उदाहरण लेकर हम समझें कि अब बॉक्स ऑफिस पर लगातार एक हफ्ते टिके रहने वाली मूवी हिट हो जाती है। पिछली सदी में शायद यह 1 महीने चलकर भी पिटी हुई मूवी साबित हो जाती। यह सिनेमा में ही नहीं हुआ, यह हमारी कविता में भी हुआ। अब किसी कविता का 1 महीने तक चर्चा में बने रहना कविता की सफलता के रूप में देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति को कविता और अन्य रचनात्मक लेखन की अधिक उपलब्धताओं के कारण उपजा परिवेश कह सकते हैं। लेकिन यह तो पाठक की बात हुई। बतौर कवि महसूस करता रहा हूँ कि लिखने के लिए जिस रचनात्मक तनाव की ज़रूरत होती है उसका कालखंड सिकुड़ता चला गया है। यह सामूहिक स्तर पर देखा जा सकता है। एक कविता के दुख खत्म नहीं होते कि नए त्रास शब्दों में प्रवेश पाने के लिए पंक्तिबद्ध दिखाई देते हैं। ये तो मैं उन कवियों के बारे में बात कर रहा था जो रचनात्मक तनाव लेने के लिए तैयार हैं। जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन माध्यमों की बात कर रहा हूँ तो मैं करने वाला नहीं था ये बातें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे भी सोचा जाए कि एक कवि की कविता का जो पैमाना हम रखते थे, रचनात्मक तनाव, संवेदन, वह सिर्फ पाठक की तरफ से कम नहीं हुआ है, वह कवि की तरफ से भी कम हुआ है। हमारे समय का कवि इस समय, ऐसा नहीं कि इस समय में जो पैदा हुआ वो कवि, पिछले कवि जो पिछले समयों में उन सारी चीज़ों से परिचित थे और उससे होकर गुजरते थे, वे कवि भी अब लोकप्रियता की ऐसी माया जाल में फंस रहे हैं कि वे अपनी आईडी, अपने अकाउंट के लिए बाकायदा पेमेंट कर रहे हैं कि उनकी आईडी, उनका अकाउंट ज़्यादा लोगों तक रीच करे। तो लोकप्रिय हो जाने की कवि की जो ये मंशा है, यह कविता के लिए, पहले तो कवि के लिए, बाद में हिंदी कविता के लिए बहुत खतरनाक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन कवियों का, और कोई बहुत ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं वो बहुत लोकप्रिय कवि हैं सब। तो आप पैसा दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अब हम पैसे देकर बड़े कवि हो सकते हैं। आप 5,000 रुपये देंगे तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक
आपकी कविता को इतने लोगों तक पहुंचा सकता है। और इसमें हमारी उस पीढ़ी के भी कवि शामिल हुए जो जिनकी चेतना 20वीं सदी के आखिर समय में बन रही थी, अभी सोशल मीडिया नहीं आया था, और उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। तो एक स्पॉन्सर्ड लोकप्रियता की ओर, कविता की ओर हम बढ़ चुके हैं। 21वीं सदी के 25 वर्ष पूरे होने को हैं। इन 25 वर्षों में भारतीय समाज ने पर्याप्त परिवर्तन देख लिए हैं। सोशल मीडिया के उपहार को यदि मानव सभ्यता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना माने तो हमने एक अपूर्व सदी के चौथाई को लगभग पूरा कर लिया है। कविता की दुनिया में 20 वर्ष की एक मुकम्मल पीढ़ी होती है। इस अर्थ में हिंदी कविता और भारतीय समाज में एक ऐसी भी पीढ़ी मौजूद है जो 21वीं सदी में जन्म लेकर वयस्क हो चुकी है। इस पीढ़ी ने एलपीजे और 92 भले न देखी हो, 2002 की याद भले ही ना हो, किंतु ये पीढ़ी अन्ना आंदोलन की स्मृतियों के साथ बड़ी हुई है और एक ताकतवर पार्टी के निर्बाध 10 वर्षों के शासन को देख रही है। इसी शासन व्यवस्था के बीच ये पीढ़ी अपना विवेक निर्मित कर रही है। भारतीय इतिहास में संभवतः यह पहली पीढ़ी है मॉब लिंचिंग शब्द जिसकी सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा होगा। यह शब्द कम से कम इसके पहले की पीढ़ियों में इस तरह तो नहीं प्रचलित था। बात सिर्फ मॉब लिंचिंग शब्द के प्रचलित होने की भी नहीं है। 21वीं सदी का बहुसंख्यक भारतीय विवेक इस शब्द और घटना से लगभग सामंजस्य बिठा चुका है। अब यह बात आम समझ की हो गई है कि मॉब लिंचिंग किसकी होनी है और किसके द्वारा होनी है। 21वीं सदी के आम विवेक के पास अब उनके लिंच किए जाने के कारण भी हैं। यह कारण कहीं और से नहीं बल्कि राज्य की तरफ से दिए जाते रहे हैं और इसका माध्यम वही सोशल मीडिया ही बनता है जो इस सदी की कविता के वितान को विस्तृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यह घटनाएं या कहें कि प्रवृत्तियां 21वीं सदी की कविता को गहरे प्रभावित कर रही हैं। आज की कविता एक अदृश्य दबाव और निरंकुश ताकतों के हाथों शिकार हो जाने के भय से गुजर रही है। सांप्रदायिकता या फांसीवाद का यह उभार ही भारतीय लोकतंत्र, समाज और कविता पर छाया हुआ संकट नहीं है। यह दोनों संकट तो वह हैं जिन्हें हमारे समाज ने हाल फिलहाल ही ताकतवर ढंग से हासिल किया है, अर्जित किया है। भारतीय समाज की इतनी लंबी विकास यात्रा में कुछ संकट हम निरंतर साथ लेकर चल रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें वर्तमान समाज में व्याप्त पुश्तैनी संकट भी कह सकते हैं। ये दो अन्य मुख्य जो संकट हैं वो जातिवाद और पितृसत्ता के संकट हैं। इन दोनों संकटों से लड़ते हुए हिंदी की दलित कविता और स्त्री कविता उठकर खड़ी होती है। किंतु ऐसा नहीं है कि जातिवाद से लड़ाई जीती जा चुकी है और स्त्री कविता ने हिंदी में अपना मकाम हासिल कर लिया है। ब्राह्मणवादी शक्तियों ने बदली हुई परिस्थितियों में खुद को पुनर्गठित किया और पितृसत्ता ने खुद को बदलने की कोशिश में अंगड़ाई भर ली है। हिंदी में बड़ा कवि, जरूरी कवि, चर्चित कवि, मुख्य धारा का कवि, ये जो कुछ भी होता है इसका निर्धारण आज भी उन्हीं ताकतवर लगभग जातिवादी समूहों के हाथों हो रहा है। किंतु जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, प्रकाशन माध्यमों में बढ़ोतरी ने ब्राह्मणवादी शक्तियों को तनिक शिथिल तो अवश्य ही किया है। यह कहना शायद अधिकथन नहीं होगा कि आज की हिंदी कविता जितने और जैसे संकटों के बीच है वैसा और उतना संकट कम से कम आज़ाद भारत में हिंदी कविता के सामने कभी न थे। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ तो मुझे खूब अच्छी तरह से आपातकाल की परिस्थितियों से परिचय है। आपातकाल की परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं थीं कि रचनात्मक लेखन एक अदृश्य और ताकतवर सेंसरशिप महसूस करे। मौजूदा भारतीय परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि हिंदी कविता अपना मुख्य कार्य नहीं कर पा रही है। अन्याय का प्रतिकार और मानवीय मूल्यों की पक्षधरता, जो कुछ भी हमने कविता के लिए, अच्छी कविता के लिए मूल्य निर्धारित किए हैं, अच्छी कविता जिसे कहते हैं, वो कुछ भी करने में एक मुश्किल आ रही है। वो मुश्किल कई स्तर पे हो रहा है। आप लिखने को लिख देंगे, वो छपने में मुश्किल आ रही है। आप कहीं पढ़कर आएँ। 2018 में मैं साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में चंडीगढ़ में कविताएं पढ़कर आया और उसके आधे घंटे के बाद मुझे और साहित्य अकादमी के कोऑर्डिनेटर को नोटिस मिला
और 18 के बाद साहित्य अकादमी ने मुझे कभी नहीं बुलाया। तो ये जो सेंसरशिप है ये सिर्फ प्रकाशन तक नहीं सीमित है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक तरह से प्रवोक करती हैं, आपको प्रक्रिया में डालती हैं और आप उन विषयों पर लिखना आपका छूट जाता है जो अन्य विषय भी हो सकते हैं, अन्य मानवीय मूल्य हो सकते थे। फिर आप एक अलग तरह की प्रक्रिया में काम करने लगते हैं और कोशिश करने लगते हैं कि वैसी और ताकतवर कविताएं जो उन्हें और परेशान करें वो लिख दें। तो ये एक मुश्किल पैदा करता है, आपको उस तरफ ढकेल रहा होता है जिस तरफ आप उतना नहीं जाना चाहते हैं जितना गए हैं अभी। एक तो हिंदी कविता ने इस लोकप्रियतावाद जो आई हिंदी कविता में अभी 21वीं सदी में, इसने एक बड़ी मुश्किल जो खड़ी की वो संदर्भहीन कविताओं का एक बाढ़ सा आ गया। कोई भी प्रेम कविता हो, कभी बात तो कर रहा है प्रेम के बारे में, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि जिससे प्रेम किया जा रहा है या जो प्रेम कर रहा है उसका सोशल लोकेशन, बस मैं खत्म कर दूंगा, उसका सोशल लोकेशन क्या है। मतलब अगर प्रेम में पड़ी हुई चेहरा लड़की का चेहरा बुद्ध जैसा दिखाई देता है तो वो कौन सी लड़की है, किस सामाजिक समूह से आ रही है, कोई जानकारी नहीं मिलती आपको। वो दो लोग प्रेम कर रहे हैं और बहुत कुछ घटित हो रहा है, ऐसा होता नहीं। निर्वात में प्रेम होता नहीं। हमने पिछली पीढ़ी के पिछली सदियों की कविताओं से होकर गुजरे हैं। निर्वात में प्रेम नहीं होता, निर्वात में आप आक्रोश में नहीं आते। सब कुछ का एक संदर्भ होता है और ऐसी कविताओं के बाढ़ आने के पीछे एक मूल मामला था कि हमें पब्लिकेशन के लिए इतनी आसानी हुई और बीच में जो एक संस्था थी, कवि और प्रकाशन के बीच में जो एक संस्था थी संपादक नाम का, वो लगभग भंग हो गई। अब हमें संपादक की ज़रूरत नहीं थी। संपादक एक गैर जरूरी या फिर एक पत्रिका के मालिक जितना ही हैसियत रख रहा था। तो वो जो छट कर आना था, जिन चीज़ों को छट जाना था वो छटी नहीं। तो बहुत सारे लोग, जिसे मैं अभी कूड़ा भी कह रहा था, नाराज़ हो जाते हैं हमारे साथी, लेकिन बहुत सारे लोग उस तरह की कविताएं लेकर आए। हमारे चर्चित कवियों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। तो मैंने अभी अभी कहा कि 21वीं सदी की अब तक की कविता का बड़ा हिस्सा सत्ता स्वर से स्वर मिला चुकी है, किंतु अब भी कुछ बचे हुए हैं। शायद ऐसा ही होता आया है कि खतरनाक समय में जन विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए थोड़े से ही बचते हैं। वही थोड़े से लोग उम्मीद भी होते हैं। हिंदी कविता का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस तरह सक्रिय है कि वह भाषा में किसी तांत्रिक का पचरा नहीं गा रहा है। वह अभी प्रेम और करुणा के लिए संघर्ष कर रहा है। वह दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध पैनी निगाह बनाए हुए है। ऐसी कविताओं को आलोचकों का एक समूह कम कलात्मक या मुखरता या नारेबाजी का आरोप लगाकर भले ही खारिज करता रहे, पर जानते तो वह भी हैं कि इस महामानव के महाअभियान की असली मुश्किल यही थोड़े से कवि हैं जिनकी कविताओं की भाषा अब भी बिल्कुल साफ है। शिल्प जनसुलभ और ध्वनियाँ प्रेम, स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर। आप सबने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया आप सबका।